Welcome to the Career Comrade. Rise with Comrade. अपवाह प्रणाली का विश्लेषण करते हैं ना, तो वास्तव में हम उस क्षेत्र के भूगर्भिक इतिहास को पढ़ रहे होते हैं। मतलब जमीन के अंदर का इतिहास। बिल्कुल। झारखंड के संदर्भ में ये बात और भी सटीक बैठती है, क्योंकि यह मुख्य रूप से एक पठारी क्षेत्र है। यहाँ पानी का बर्ताव उन मैदानी इलाकों से बहुत अलग होता है, जहाँ नदियाँ अपने साथ लाई गई मुलायम मिट्टी में अपना रास्ता खुद तय करती हैं। हाँ, वहाँ तो नदियाँ मिट्टी काट कर रास्ता बना लेती हैं, लेकिन यहाँ झारखंड में नदियाँ जमीन की शर्तों पर बहती हैं, और इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य इन्हीं भूवैज्ञानिक शर्तों और उनके प्रभावों को समझना है। ठीक है, तो आइए इसे विस्तार से समझते हैं। अगर हम झारखंड के जल संसाधनों की अभौगोलिक वास्तविकता के शुरुआती आंकड़ों पर नजर डालें, तो राज्य के जल संकट की एक बहुत ही स्पष्ट तस्वीर उभर कर सामने आती है। वो आंकड़े वाकई ध्यान देने लायक है। सच में। नोट्स बताते हैं कि झारखंड के कुल भूभाग का केवल 2%, जो कि लगभग 1.59 लाख हेक्टेयर क्षेत्र है। जी, केवल उतना ही हिस्सा जलीय स्रोतों से ढका हुआ है। और अगर हम इस जल को बांटकर देखें, तो राज्य में सतही जल, मतलब जो सरफेस वाटर है, वो 6.20 बिलियन क्यूबिक मीटर है, जबकि भूमिगत जल या ग्राउंड वाटर केवल 5.69 बिलियन क्यूबिक मीटर है। सतही जल और भूमिगत जल के बीच का यह अनुपात किसी भी कृषि प्रधान राज्य के लिए चिंता का विषय हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। ये आंकड़ा पूरे राज्य की जल सुरक्षा नीति के लिए एक बड़ी चुनौती पेश करता है। और मैं बताऊंगी कि भूमिगत जल के इतने कम होने के पीछे का कारण सीधे तौर पर राज्य की भूगर्भीय संरचना से जुड़ा है। मतलब वहां की चट्टानें? हाँ, झारखंड के अधिकांश हिस्से में आर्कियन कालीन चट्टानों का विस्तार है, विशेष रूप से ग्रेनाइट और नीस। हम जानते हैं कि इन चट्टानों की संरचना बेहद सघन होती है। सघन मतलब उनके बीच जगह नहीं होती? एकदम सही। जिसके कारण इनकी छिद्रता, जिसे पोरोसिटी कहते हैं, वो लगभग नगण्य होती है। तो इसका सीधा असर बारिश के पानी पर पड़ता होगा। बिल्कुल। वर्षा का पानी इन कठोर चट्टानों को भेद कर नीचे नहीं जा पाता, और जो ग्राउंड वाटर टेबल है वो रिचार्ज नहीं हो पाता। तो इसका मतलब ये है कि जब मानसून आता है तो बारिश का पानी जमीन में रिसने के बजाय तुरंत सतही अपवाह यानी सरफेस रन ऑफ का रूप ले लेता है। जी, और चूंकि झारखंड एक पठारी क्षेत्र है जहां ढलान काफी तेज है, ये पानी बहुत तेजी से बहकर राज्य की सीमाओं से बाहर निकल जाता है। और यही कारण है कि वहां की नदियां मुख्यतः बरसाती हैं, जो मानसून के दौरान तो उफान पर रहती हैं, लेकिन बाकी महीनों में लगभग सूख जाती हैं। एकदम सही विश्लेषण है। पानी के इस तीव्र बहाव और जमीन की कठोरता का एक और बड़ा परिणाम ये होता है कि ये नदियां नौकायन के लिए मतलब नाव चलाने के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। हाँ, क्योंकि नदी के तल में मौजूद भारी चट्टानें और अनियमित जलस्तर किसी भी प्रकार के परिवहन को असंभव बना देते हैं। पूरे झारखंड में केवल एक नदी इसका अपवाद है, मयूराक्षी नदी। जी, जिसे मोर नदी भी कहा जाता है। केवल इसी नदी के कुछ हिस्सों में नाव चलाई जा सकती है, बाकी जगह यह संभव नहीं है। और अगर हम इन नदियों के बहने की दिशा पर गौर करें तो एक और दिलचस्प भौगोलिक विसंगति सामने आती है। झारखंड का पश्चिमी भाग, जिसे पाट क्षेत्र भी कहते हैं, हाँ, वो राज्य का सबसे ऊंचा हिस्सा है। अब ऊंचाई के इस अंतर के कारण राज्य में अधिकांश नदियों का प्रवाह पश्चिम दिशा में नहीं होता। स्वाभाविक है, पानी ढलान की तरफ ही जाएगा ना। बिल्कुल। ढलान के अनुसार नदियां या तो उत्तर की ओर बहती हैं या फिर पूर्व और दक्षिण की ओर। और इसी ढलान के आधार पर झारखंड की अपवाह प्रणाली को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है, उत्तरवर्ती नदियां और पूर्ववर्ती या दक्षिणवर्ती नदियां। तो आज हम उत्तरवर्ती नदियों पर खास ध्यान देंगे। जी, उत्तरवर्ती नदियां वे हैं जो पठारी ढलानों से उतरकर सीधे उत्तर दिशा की ओर बढ़ती हैं और अंततः गंगा या उसकी किसी सहायक नदी के विशाल तंत्र में मिल जाती हैं। नाम सोन नदी का आता है। सोन नदी का भूगोल बहुत खास है ना? क्योंकि सोन नदी झारखंड के अंदर से नहीं निकलती। इसका उद्गम मध्य प्रदेश में मैकाल पर्वत की अमरकंटक पहाड़ी से होता है। वहां से ये एक लंबी यात्रा तय करती है, करीब 784 किलोमीटर की यात्रा, और फिर ये पटना के पास दानापुर में गंगा में जाकर मिलती है। इसका अपवाह क्षेत्र भी बहुत विशाल है, लगभग 9030 वर्ग किलोमीटर का। जी, और प्राचीन काल में इसे सोनभद्र और हिरण्यवाह के नाम से भी जाना जाता था। सोन नदी झारखंड के लिए कई मायनों में महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो ये पलामू और गढ़वा जिलों से होकर गुजरते हुए राज्य की उत्तर पश्चिमी सीमा का एक प्राकृतिक निर्धारण करती है, एक बॉर्डर की तरह। बिल्कुल।
लेकिन जो बात इसे राज्य की अन्य सभी नदियों से पूरी तरह अलग करती है वो ये है कि ये झारखंड की एकमात्र सदानीरा नदी है, सदानीरा मतलब पेरिनियल। जिसमें साल भर पानी रहता है। अगर सोन ही एकमात्र नदी है जिसमें साल भर पानी रहता है, तो इसका सीधा अर्थ ये है कि पलामू और गढ़वा के उन क्षेत्रों में कृषि और बस्तियों का दबाव बहुत अधिक होगा। ये तो तय है, क्योंकि बाकी राज्य तो गर्मियों में सूखे का सामना करता है, जबकि ये पश्चिमी सीमांत इलाका अमरकंटक के ग्लेशियरों और वहां के सघन जलग्रहण क्षेत्र के कारण एक निरंतर जलधारा का लाभ उठाता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। सोन का सदा नीरा होना उस क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक परिदृश्य को पूरी तरह से बदल देता है। और इसी सोन नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है उत्तरी कोयल, जो झारखंड के आंतरिक भूगोल का एक अहम हिस्सा है। जी। उत्तरी कोयल रांची पठार पर पिस्का के निकट से निकलती है और 260 किलोमीटर उत्तर की ओर बहते हुए हैदरनगर के पास सोन में मिल जाती है। और इसकी अपनी सहायक नदियां भी हैं। हाँ, औरंगा, अमानत और बूढ़ा नदी, ये सब मिलकर अपने आप में एक बड़ा जलतंत्र बनाती हैं। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें, तो उत्तरी कोयल केवल एक जलधारा नहीं है, बल्कि जल प्रबंधन और आधुनिक बुनियादी ढांचे का एक केंद्र भी है। आप कुटकू बांध की बात कर रहे हैं? बिल्कुल। लातेहार जिले के बरवाडी प्रखंड में इसी नदी पर कुटकू बांध स्थित है, जिसे व्यापक रूप से मंडल बांध के नाम से जाना जाता है, जिसका शिलान्यास भी एक बहुत बड़ी घटना थी। जी, प्रधानमंत्री द्वारा इसका शिलान्यास किया गया था। एक ऐसे राज्य में जहां आर्कियन चट्टानों के कारण पानी जमीन में नहीं रुकता और ढलान के कारण तेजी से बह जाता है, वहां इस तरह के बड़े बांध केवल सिंचाई की परियोजनाएं नहीं रह जाते, वो जल संचयन के लिए अस्तित्व की जरूरत बन जाते हैं। एकदम सही। मंडल बांध जैसी परियोजनाएं उस भौगोलिक विवशता का इंजीनियरिंग समाधान है, जिसके तहत बारिश के पानी को राज्य से बाहर बह जाने से पहले रोकना आवश्यक है। ये पलामू और गढ़वा जैसे सूखाग्रस्त जिलों के लिए एक जीवन रेखा का काम करता है, जो ये बताता है कि कैसे भूगोल सीधे तौर पर राज्य की नीतियों और विकास योजनाओं को निर्देशित करता है। बिल्कुल। अब उत्तरवर्ती नदियों के इस क्रम में कुछ और नाम भी हैं, जिनका भौगोलिक स्वरूप तो दिलचस्प है ही, लेकिन उनका सांस्कृतिक और ऐतिहासिक प्रभाव भी उतना ही गहरा है। पुनपुन नदी का उदाहरण यहाँ बहुत सटीक रहेगा। हाँ, पुनपुन पलामू से निकलकर 200 किलोमीटर का सफर तय करते हुए फतुहा के पास गंगा में मिलती है। चतरा, औरंगाबाद, गया और पटना इसके अपवाह क्षेत्र में आते हैं। और इसकी सहायक नदियों में दारधा और मोहरहर प्रमुख हैं। जी, और एक रोचक बात यह है कि प्राचीन साहित्य में इसे कीकट और बमागदी कहा गया है। जब हम नदियों के सांस्कृतिक विस्तार की बात करते हैं ना, तो फल्गु नदी का भूवैज्ञानिक और ऐतिहासिक महत्व पुनपुन से भी कहीं आगे निकल जाता है। फल्गु नदी का नाम तो इतिहास में बहुत गहराई से दर्ज है। जी, इसका उद्गम छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भाग में चतरा जिले के सिमरिया क्षेत्र से होता है। वहां से ये बिहार की ओर बहती है और गया के पास पुनपुन में विलीन हो जाती है। और इसकी भी 2 प्रमुख जलधाराएं हैं जहां से ये शुरू होती हैं। हाँ, निरंजना, जिसे लीलाजन भी कहा जाता है, और मोहना। इन दोनों के मिलने से ही फल्गु बनती है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि फल्गु की सबसे विलक्षण भौगोलिक विशेषता उसका उपनाम है, अंतःसलिला। अंतःसलिला का मतलब है ऐसी नदी जिसका प्रवाह सतह के नीचे होता है, मतलब रेत के भीतर। बिल्कुल। ये भूआकृति विज्ञान या जियोमॉर्फोलॉजी का एक शानदार उदाहरण है। ऊपर से देखने पर फल्गु एक सूखी रेतीली पगडंडी जैसी लग सकती है, लेकिन उस रेत के आवरण के ठीक नीचे एक निरंतर जलधारा बहती रहती है। जी, ये शुष्क मौसम में पानी को वाष्पीकरण से बचाने का प्रकृति का एक अनोखा तंत्र है। और इसी भौगोलिक तंत्र ने इतिहास के कुछ सबसे बड़े सांस्कृतिक और आध्यात्मिक केंद्रों को जन्म दिया है। बोधगया में भगवान गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति इसी नदी के तट पर एक पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी। फल्गु का प्रवाह ज्यादातर बिहार में है, लेकिन इसका उद्गम झारखंड से ही है। और आज भी पितृपक्ष के दौरान पूरे देश से लाखों लोग गया आते हैं। हाँ, फल्गु के इसी अंतःसलिला स्वरूप के पास अपने पूर्वजों का पिंडदान करने के लिए। एक ऐसी नदी जो सतह पर जल विहीन प्रतीत होती है, वो वास्तव में सदियों से एक विशाल आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पारिस्थिति को सींच रही है। तो इस सब का आखिर क्या मतलब है? इसका सीधा मतलब है कि नदियां महज पानी के स्रोत नहीं हैं, वे एक सक्रिय और परिवर्तनशील प्रणाली हैं जो अपने आसपास के मानव जीवन को पूरी तरह से नियंत्रित करती हैं। सही कहा, नदियां अपना रास्ता और रूप बदलती रहती हैं।
हमारे नोट्स में एक ऐसी नदी का जिक्र है जो अपने इस परिवर्तनशील स्वभाव के लिए बहुत प्रसिद्ध है, या कहें तो कुख्यात है। हम बात कर रहे हैं सकरी नदी की। सकरी नदी उत्तरी छोटा नागपुर पठार से निकलती है और ये गंगा के ताल क्षेत्र में जाती है। क्यूल और मोरहर इसकी सहायक नदियां हैं। रामायण में इसे सुमागधी कहा गया है, लेकिन आधुनिक भूगोल में इसकी पहचान इसका लगातार मार्ग बदलना है। जब कोई नदी पठारी क्षेत्र से मैदानी इलाके की ओर बढ़ती है और लगातार अपना मार्ग बदलती है, तो उसके परिणाम बेहद गंभीर होते हैं। हाँ, कटाव बहुत ज्यादा होता होगा। बिल्कुल। सकरी नदी का यह स्वभाव वहां की मिट्टी के कटाव और जमीन के ढलान में आ रहे सूक्ष्म बदलावों का नतीजा है। हर बार जब ये नदी अपना रास्ता बदलती है, तो ये न केवल कृषि योग्य उपजाऊ जमीन को नष्ट करती है, बल्कि बस्तियों को भी विस्थापित करती है। जी, यह इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि नदियां भूदृश्य का निर्माण भी करती हैं और उसका विनाश भी। भूदृश्य के निर्माण की बात करें तो चानन नदी का व्यवहार एक और शानदार उदाहरण पेश करता है। छोटा नागपुर पठार से निकलने वाली यह नदी आगे चलकर सकरी में ही मिलती है। इसे पंचाने या पंचानन भी कहा जाता है, क्योंकि ये 5 अलग-अलग जलधाराओं के संगम से बनती है। हाँ, लेकिन इसकी यात्रा का सबसे दिलचस्प हिस्सा तब आता है जब राजगीर की पहाड़ियां इसके रास्ते में एक अभेद्य दीवार बनकर खड़ी हो जाती हैं। पहाड़ रास्ते में आ जाते हैं। जी, राजगीर की पहाड़ियों का वो प्राकृतिक अवरोध चानन नदी के प्रवाह तंत्र को पूरी तरह से बाधित कर देता है। इस रुकावट के कारण ये नदी पहले गिरियक नामक स्थान पर सिमट जाती है, और फिर जब ये बिहार शरीफ के क्षेत्र को पार करती है, जैसे ही उसे खुला मैदान मिलता है, ये फिर से कई छोटी छोटी जलधाराओं में छितरा जाती है। चानन नदी का ये व्यवहार स्पष्ट रूप से दिखाता है कि कैसे कठोर भूगर्भीय संरचनाएं एक नदी की गतिशीलता को अपने हिसाब से ढालने पर मजबूर कर देती हैं। झारखंड का भूगोल ही ऐसा है। झारखंड के इस ऊबड़-खाबड़ और कठोर भूदृश्य की एक और बहुत खूबसूरत लेकिन शक्तिशाली अभिव्यक्ति वहां के जलप्रपात हैं। वाटरफॉल्स। जी, जब हम अपवाह प्रणाली की बात कर रहे हैं, तो हम उन जलधाराओं को नजरअंदाज नहीं कर सकते जो पठारों के अचानक खत्म होने पर गहरी खाइयों में गिरती हैं। बूढ़ा नदी इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। हाँ, जो कि उत्तरी कोयल की एक छोटी सी सहायक नदी है। यह लातेहार के महुआ गाड़ से निकलती है। बूढ़ा नदी आकार में भले ही छोटी हो, लेकिन भौगोलिक रूप से ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण संरचना का निर्माण करती है। बूढ़ा घाघ जलप्रपात, जो पूरे झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। जी, और जलप्रपात सिर्फ पर्यटन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं होते, भूविज्ञान में वो निक पॉइंट का प्रतिनिधित्व करते हैं। निक पॉइंट? हाँ, निक पॉइंट ये बताते हैं कि अतीत में यहाँ की टेक्टोनिक प्लेटों में कितना भारी उत्थान या उथल-पुथल हुई होगी। पठार के किनारे से गिरता हुआ ये विशाल जलस्तर राज्य की उस आदिम भूवैज्ञानिक ऊर्जा का सीधा प्रदर्शन है। ये सच में एक अलग नजरिया है इसे देखने का। अब उत्तरी कोयल बेसिन की बात चली रही है, तो इसी की एक और प्रमुख सहायक नदी है औरंगा। औरंगा नदी लोहरदगा के किस्को से निकलती है, और ये अपने आप में एक पूरा ड्रेनेज नेटवर्क लेकर चलती है। घाघरी, गोवा नाला, धधारी और सुकरी जैसी ढेरों छोटी-छोटी नदियां इसमें आकर मिलती हैं। और यह लोहरदगा से लातेहार और पलामू तक का सफर तय करती है, जो दिखाता है कि कैसे एक मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों के जाल के माध्यम से एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र का पानी समेटती है। औरंगा जैसी नदियों का यह जाल ही वास्तव में पूरे क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र को एक सूत्र में बांधे रखता है। ये छोटी सहायक नदियां जंगलों के अंदर से गुजरती हैं और सूक्ष्म पारिस्थितिक तंत्रों को जीवित रखती हैं, माइक्रो इकोसिस्टम्स को। जी, इसी संदर्भ में एक और नदी जिसका वन्य जीवों के साथ सीधा संबंध हमारे नोट्स में उजागर किया गया है, वो है अमानत नदी। अमानत नदी चतरा जिले में हजारीबाग पठार से निकलती है और अंततः मेदिनी नगर के पास उत्तरी कोयल में मिल जाती है। और इसकी भी कई सहायक नदियां हैं। हाँ, जिंजोई, चाको, मायला, पीरी और सपही। लेकिन इसका सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि ये चतरा जिले के लावालोंग वन्यजीव अभयारण्य की दक्षिणी सीमा का निर्माण करती है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल, एक ऐसा अभयारण्य जो बाघों, तेंदुओं और हिरणों का घर है, उसके लिए अमानत नदी सिर्फ एक जल स्रोत नहीं बल्कि पूरे जंगल का जीवन आधार है।
वन्यजीव अभयारण्यों में नदियां केवल पानी पीने का स्थान नहीं होती, वे प्रजातियों के प्रवास के मार्ग तय करती हैं और जंगल की खाद्य श्रृंखला को बनाए रखती हैं। लेकिन अमानत भी तो एक बरसाती नदी है। हाँ, लेकिन इसके नदी तल में मौजूद छोटे छोटे गड्ढे और रेत के नीचे की नमी शुष्क मौसम में भी जंगल के जानवरों को जीवित रहने का अवसर प्रदान करती है। लावा लॉन्ग का अस्तित्व पूरी तरह से अमानत नदी के इसी मौसमी लेकिन महत्वपूर्ण चक्र पर निर्भर है। हमने अब तक राज्य के भीतर और उत्तर की ओर बहने वाली कई नदियों का विश्लेषण किया, लेकिन झारखंड की अपवाह प्रणाली कुछ ऐसी नदियों को भी समेटे हुए हैं जो अंतर्राज्यीय भूगोल और राजनीति दोनों का हिस्सा हैं। कन्हर नदी इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है। बिल्कुल, कन्हर की यात्रा झारखंड से शुरू नहीं होती। ये छत्तीसगढ़ के जशपुर में खुड़िया पठार से जन्म लेती है। वहां से बहते हुए ये झारखंड के गढ़वा जिले के भंडारिया प्रखंड से राज्य में प्रवेश करती है और अंत में उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में जाकर सोन नदी में विलीन हो जाती है। कन्हर नदी की ये अंतर्राज्यीय यात्रा इसे सामरिक और प्रशासनिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण बना देती है। 3 राज्यों से होकर गुजरना कोई छोटी बात नहीं है। जी, पांडु, गोइटा, थीमा, हमीनाला, सूर्या, चना, कुरसा और चेरना जैसी जलधाराएं इसे झारखंड में एक मजबूत नदी बनाती हैं। और इसी शक्ति के कारण गढ़वा में इसके प्रवाह पथ पर गुरसिंधु, बलचौरा और सुखलदरी जैसे शानदार जलप्रपातों का निर्माण हुआ है। लेकिन कन्हार का सबसे बड़ा सामरिक महत्व इसके पानी के बंटवारे को लेकर है। हाँ, हमारे नोट्स में विशेष रूप से कन्नर जलाशय योजना का उल्लेख है, जो गढ़वा के बनराडी गांव में प्रस्तावित है। ये एक साधारण बांध नहीं है। ये छत्तीसगढ़ और झारखंड सरकार की एक संयुक्त परियोजना है, जो इस बात का प्रतीक है कि नदियां राजनीतिक सीमाओं को नहीं मानती और उनके प्रबंधन के लिए राज्यों को आपसी तालमेल बिठाना ही पड़ता है। एक ऐसे क्षेत्र में जहां सतही जल की पहले से ही इतनी कमी है, वहां 2 राज्यों के बीच पानी के इस तरह के बंटवारे की योजना भू राजनीति का एक बड़ा हिस्सा बन जाती है। कन्हर जलाशय योजना जैसी अंतर्राज्यीय परियोजनाएं ये भी दर्शाती हैं कि भविष्य में जल संसाधनों का नियंत्रण कितना महत्वपूर्ण होने वाला है। पठारी राज्य होने के नाते न तो झारखंड और न ही छत्तीसगढ़ के पास भूमिगत जल का वो विलासितापूर्ण भंडार है जो गंगा के मैदानी इलाकों में मौजूद है। तो ऐसे में हर उस नदी के पानी को सहेजना और बांटना एक जटिल कूटनीति का विषय बन जाता है जो उनकी सीमाओं से होकर गुजरती है। एकदम सही। तो आज की इस विस्तृत चर्चा को अगर हम समेटें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि झारखंड की अपवाह प्रणाली महज कुछ जलधाराओं का समूह नहीं है। ये राज्य की आर्कियन चट्टानों की कठोरता, पाट क्षेत्र की ऊंचाइयों और राजगीर जैसी पहाड़ियों के अवरोधों का सीधा परिणाम है। हमने देखा कि कैसे सोन की सदानीरा प्रकृति से लेकर फल्गु की अंतसलीला गहराई तक और सकरी के विनाशात्मक मार्ग परिवर्तन से लेकर बूढ़ाघाट के भव्य जलप्रपात तक हर नदी अपने भूगोल की एक अनूठी कहानी कह रही है। ये नदियां न केवल वन्य जीवों का संरक्षण कर रही हैं, बल्कि कन्हर परियोजना के रूप में राज्यों के बीच की नीतियों को भी आकार दे रही हैं। बिल्कुल। ये सब एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। पूरी चर्चा के दौरान हमने एक बात बार बार देखी कि सोन नदी को छोड़कर झारखंड की लगभग हर नदी पूरी तरह से मानसून पर निर्भर है। जी। और वहां की अभेद्य आर्कियन चट्टानें पानी को जमीन के नीचे जाने का कोई रास्ता नहीं देती। अगर हम इस कठोर भूगर्भीय वास्तविकता को जलवायु परिवर्तन के मौजूदा दौर में रखकर देखें तो भविष्य की एक बहुत ही गंभीर तस्वीर उभरती है। हाँ, क्योंकि मौसम का चक्र बदल रहा है। आज मानसून का मिजाज लगातार अनियमित हो रहा है। कभी भारी बारिश से फ्लैश फ्लड आ जाता है तो कभी महीनों तक सूखा पड़ा रहता है। एक ऐसा राज्य जिसका सतही और भूमिगत जल दोनों ही अनिश्चित वर्षा पर टिका हो, वह भविष्य की जल सुरक्षा को कैसे सुनिश्चित करेगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर ये बरसाती नदियां समय पर नहीं भरेंगी और जमीन के अंदर पानी का कोई बड़ा भंडार मौजूद नहीं है, तो आने वाले दशकों में इस पठारी क्षेत्र की कृषि, वहां की अर्थव्यवस्था और पूरे पारिस्थितिकी तंत्र का क्या होगा? क्या कन्हर और मंडल जैसे बांध भविष्य के इस जल संकट को टालने के लिए पर्याप्त होंगे, या हमें जल संचयन के बिल्कुल नए और विकेंद्रीकृत तरीकों की ओर लौटना होगा?
यह एक ऐसा विचार है जिस पर गंभीरता से मंथन करने की आवश्यकता है। वाकई ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सिर्फ भूगोल के तथ्यों से बाहर निकालकर हमारे अपने भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है। एक पठार की जल कहानी सिर्फ बीते हुए कल का इतिहास नहीं है, बल्कि वो आने वाले कल के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी भी हो सकती है। आज की द डीप डाइव की इस चर्चा में इस जटिल और महत्वपूर्ण विषय को समझने के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आज के इस विश्लेषण और हमारे आखिरी सवाल ने सुनने वालों को झारखंड के भूगोल को देखने का एक नया नजरिया दिया होगा। गहराई में उतरने के लिए और नई बातें जानने के लिए तैयार रहिए। The Career Comrade presents mathematics, reasoning, English, general awareness, general science and current affairs classes for UPSC, SSSC, banking, railway and any others government exams.